देखें भारत समाचार। आज यूपी के चुनाव का चौथा चरण है। आज आपको बता दें कि आज 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलने वाली है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में आज वोटिंग होगी। हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में आज मतदान होगा। फतेहपुर और बांदा जिले में भी आज मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और चौथे चरण में 624 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोकते। 2,12,90,564 मतदाता है कुल इस चरण में और इसी के साथ 1,14,03,306 पुरुष मतदाता हैं। 624 यहां पर प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में चौथे चरण के हैं। महिलाओं की अगर मतदाता संख्या की बात करें तो 98,86,286 महिला मतदाता भी हैं। चौथे चरण में 972 थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं। तो आज चौथा चरण उत्तर प्रदेश के चुनावों का, जिसमें 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 6 बजे तक की वोटिंग प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। तो उत्तर प्रदेश के 9 जिले जहां पर इस बार चौथे चरण में वोट डाले जाने हैं और अगर देखें पिछला हिसाब किस तरीके का रहा था चौथे चरण का, तो बीजेपी ने जो चौथे चरण की सीटें थी यानी कि 60 सीटें थी, उसमें से 51 सीटें जीती थी। अपना दल ने 1 सीट और सपा ने 4 सीट जीती थी। कांग्रेस ने 2 और बसपा ने 2 सीट जीती थी। और इसी के साथ आज कौन कितनी सीटों को लेकर यहां पर खरा उतरता है 10 मार्च का रिजल्ट बताएगा। लेकिन फिलहाल आज चौथे चरण का जो चुनाव है, जो मतदान है, वो सुबह से शुरू हो जाएंगे। तो देखिए किस किस की किस्मत दांव पर है। लगातार हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अगल बगल की जो आपको पट्टी नजर आ रही है कि कहां पर चुनाव है, वो आपको जिलेवार हम दिखा रहे हैं। किस्मत किन किन की दांव पर है वो प्रत्याशियों के नाम आपको बता रहे हैं। जो वीवीआईपी चेहरे ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से खड़े हैं और इसी के साथ जयदेवी बीजेपी के लखनऊ मलिहाबाद से इनकी किस्मत दांव पर है और इसी के साथ गोमती यादव सपा से है, लखनऊ बीकेटी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। नीरज बोरा जो है बीजेपी से लखनऊ उत्तर से इस बार चुनावी मैदान में है। रविदास मल्होत्रा सपा से लखनऊ मध्य सीट से सपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया और इसी के साथ नितिन अग्रवाल बीजेपी के हरदोई सदर सीट से इस बार प्रत्याशी, हालांकि देखिए सपा में थे पिछली बार, अब बीजेपी के साथ आ गए। मनोज पांडे भी रायबरेली से यहां पर ताल ठोकते समाजवादी पार्टी की तरफ से। अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से हैं जो कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुकी 17 में, इस बार वो बीजेपी के साथ है। तो आज एक तरफ कहां का चुनाव, वो जिलेवार पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फतेहपुर, बांदा और रायबरेली, उन्नाव में आज वोटिंग की जानी है। आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से यहां पर बीजेपी की प्रत्याशी, आज उनकी किस्मत का भी फैसला जनता करेगी। ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से, हालांकि इनकी सीट बदली गई है, लखनऊ मध्य की बजाय अब लखनऊ कैंट में इनको रखा गया है और वहां से इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। गोमती यादव समाजवादी पार्टी से, बीकेटी लखनऊ से यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। नीरज बोरा जो कि लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से यहां पर इस बार चुनावी मैदान में, पिछली बार भी चुनाव इन्होंने जीता था। फतेहपुर की हुसैनगंज सीट पर योगी के मंत्री देखिए किस तरीके से बता दें आपको है। हुसैनगंज सीट पर सभी की निगाहें इस वक्त लगी हुई है। राज्यमंत्री रणविंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है यहां पर। इसी के साथ सपा से पूर्व मंत्री की पत्नी चुनावी मैदान में यहां पर है और इनकी किस्मत का फैसला भी आज जनता के हाथ में होगा। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौथे चरण का मतदान है। नीचे देखिए आपको जो टेलीविजन स्क्रीन की पूरी पट्टी वो आप समझ लीजिए। एक तरफ आपको नजर आएगा किन किन जिलों में चुनाव है, जहां पर कहां पर चुनाव लिखा है और एक तरफ उन प्रत्याशियों के चेहरे हम आपको नाम समेत दिखा रहे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। और इसी के साथ नीचे जो लाल पट्टी आपको नजर आ रही है उसमें हम आपको वोटिंग ब्रेकिंग दिखाएंगे, यानी कि चुनाव के दौरान क्या कुछ हलचल रहेगी आज बूथों पर वो बताएंगे। और हमारे साथ अलग अलग जगह से 3 जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अब चलेंगे हम सीधे लखीमपुर खीरी। शारिक, वहां की सारी सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार अभी तैयारी क्या है चुनावों को लेकर, पहले जरा उसकी तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल शिवानगी, देखिए चौथे चरण का आज मतदान होना है और सुबह 7 बजे से ये मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। अगर तैयारियों की बात की जाए तो सभी 3173 बूथ पर कर्मचारी पहुंच चुके हैं और जैसा कि मेरे पीछे आप देख भी पा रही होगी, यहाँ पर एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जो वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश है ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 65 कैंडिडेट्स है। हालांकि जो फाइट है वो जो मुख्य पार्टियां हैं उन्हीं के बीच में है। कई सीटों पर सीधी टक्कर सपा और भाजपा के भी बीच में है। अब जो 7 बजे का वक्त है उसके बाद यह मतदान शुरू हो जाएगा। पोलिंग बूथ पे सभी कर्मचारी, पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और जो मशीन्स है उनको चेक किया जा रहा है ताकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। शिवांगी,
और अब चलेंगे हम रायबरेली, जहां पर रोहित हमारे सहयोगी मौजूद है। रोहित, रायबरेली में पोलिंग बूथ की तस्वीर अभी क्या है? देखिए, अभी तो अंधेरा ही छाया हुआ है। 7 बजे से मतदान होने हैं, तैयारियां शुरू हो गई। तमाम पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जो सुरक्षाकर्मी भी हैं, जो रिजर्व सुरक्षाकर्मी हैं, वो पोलिंग बूथ के अंदर हैं। बाहरी जो अतिरिक्त पुलिस फोर्स है वो भी आ रही है। तो तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है, और ठीक 7 बजे का जो समय है निर्धारित, उससे मतदान शुरू हो जाएगा। और यदि हम बात करें रायबरेली की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऊंचाहार में। ऊंचाहार समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे, जो समाजवाद के एक ब्राह्मण चेहरा, मजबूत ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, उनका क्षेत्र है। रायबरेली में 2 जो क्षेत्र हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अदिति सिंह जो सदर से लड़ रही हैं, दूसरे मनोज पांडे जो ऊंचाहार से लड़ रही हैं। तो सबकी निगाहें जो है इन दोनों सीटों पे रहेगी, और यहाँ की स्थिति जो पल पल की घटनाक्रम कैसे बदल रहे हैं ये हम आपको दिखाते जाएंगे। ऊंचाहार की यदि हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये प्रतिष्ठा है। वो अगर इस बार पुनः अगर मनोज पांडे जीतते हैं तो वो हैट्रिक लगाएंगे, और इस एरिया से हैट्रिक लगाना जो कि कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, निश्चित रूप से एक अतिरिक्त सफलता कहिए या बड़ी सफलता कहिए, वो माना जाएगा। हम आपको बता दें, अपने श्रोताओं को बता दें कि ये वही सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पुत्र के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। पिछली बार भी उनके पुत्र उत्कृष्ट मौर्य यहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन कांटे की लड़ाई में वो दूसरे स्थान पे थे। मनोज पांडे ने उनको पराजित किया था। इस बार फिर वो सिर्फ इसीलिए पार्टी बदल के आए थे कि शायद ये सीट उनके बेटे को मिल जाए और उनका भी कहीं न कहीं से रोजगार मिल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखा। और मनोज पांडे पे ही भरोसा जताया समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित सीट थी। लगातार 2 बार विजयी हुए थे, और तीसरी बार भी उनकी जो स्थिति थी काफी मजबूत थी। तो बहरहाल कुल मिला के देखा जाए तो इस बार की जो लड़ाई है सीधी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होनी है। जी बिल्कुल। अब चलेंगे, देखिए लखनऊ की सीटों का क्या हाल है। 9 सीटें लखनऊ की, अभिषेक, जिस पर आज वोटिंग होगी, और ये सभी सीटें अपने आप में वीवीआईपी सीटें हैं। लखनऊ में आज 9 सीटों पर, जहां पर विधानसभा चुनाव को चलते वोटिंग पड़ेगी, क्या तस्वीर वहां की है और किस तरीके से वहां पर पोलिंग बूथों की तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, अब से कुछ देर बाद ही मतदान शुरू हो जाएगा। 7 बजे का समय है, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं वो की जा रही है मतदान केंद्रों पे। पीठासीन अधिकारी, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, और ईवीएम्स को अब से थोड़ी देर में खोला जाएगा। जो एजेंट होते हैं, बूथ एजेंट होते हैं, उनकी मौजूदगी में खोला जाएगा, और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी हम लखनऊ मध्य की चिल्ड्रंस पैलेस म्यूनिसिपल स्कूल में है। ये केंद्र बनाया गया है, मतदान केंद्र। यहाँ पर अब से थोड़ी देर में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती वोट करने आने वाली है। 7 बजे का वक्त दिया गया है, और मेरे ठीक पीछे ये मतदान केंद्र है, इसको तैयार किया गया है। और क्योंकि ये मालेवन्यू इलाका है, लखनऊ मध्य का इलाका लगता है, तो यहाँ पर आसपास के लोगों के वोट यहाँ पर हैं। कुछ मंत्रियों के वोट है, क्योंकि मालेवन्यू में कई मंत्री भी रहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। तो 7 बजे यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उसकी जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। फोर्स के लोग यहाँ पर इस केंद्र पर आ चुके हैं, पहले ही आ चुके थे। मतदान कराने वाले जो अधिकारी हैं वो कल शाम को यहाँ पर आ चुके थे। अब लखनऊ के 9 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर एक अच्छी जीत हासिल की थी 7 सीटों पर, और इस बार सभी 9 सीटों पर मुकाबला बाइपोलर दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। इस लखनऊ की मध्य सीट पर भी बीजेपी ने जो मौजूदा प्रत्याशी है रजनीश गुप्ता, एक नए प्रत्याशी, क्योंकि यहाँ पर मंत्री कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक थे, उनकी सीट बदली गई। उसके बाद नए प्रत्याशी रजनीश गुप्ता हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा से उनका सीधा मुकाबला है। लखनऊ की सभी सीटों पर बाइपोलर मुकाबला कंटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि 2 ही पार्टियों के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो थोड़ी देर का इंतजार होगा, उसके बाद हम तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग वोटिंग करना शुरू कर देंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है लखनऊ की तरफ से कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। कैंपेन चलाया गया है, अब की बार 80 पार, ये लगातार लखनऊ जिला प्रशासन कह रहा है कि इस बार 80% से ज्यादा मतदान होना चाहिए। हालांकि इस टारगेट को अचीव करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा, चैलेंज होगा, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लखनऊ में मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। जी
बिल्कुल। और देखिए अभिषेक, यहाँ पर मतदान के प्रतिशत को लेकर, उसे बढ़ाने को लेकर हर बार जोर रहता है। और अगर हम देखिए 17 का ये चौथा चरण 63% वोटिंग हुई थी कुल यहाँ की इन सारी 59 विधानसभा सीटों पर। शारिक के पास एक बार हम फिर से चलेंगे। शारिक, लखीमपुर खीरी में इस वक्त जो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, वो किस तरीके से वहां पर इस वक्त अपना दमखम दिखाते आपको नजर आए? देखिए, अगर 8 सीटों की बात की जाए तो वो सभी 8 सीटें भाजपा के पास इस वक्त है। और अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो बड़े चेहरे के तौर पे समाजवादी पार्टी से निघासन से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है आर.एस. कुशवाहा, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो बड़े चेहरे के तौर पे उनको माना जा सकता है। इसके अलावा जो चीरहरण पीड़िता है ऋतु सिंह, उनको कांग्रेस ने मोहम्मदी से प्रत्याशी भी बनाया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ज़िले में 2 बड़े नेता भी हैं जिनको ऊपर सारी जिम्मेदारी है इस चुनाव को कराने की और सभी 8 विधानसभा सीटें की जीतने की, उनमें जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी और भाजपा की सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, इन 2 लोगों के कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारी है सभी सीटों को लेकर। हालांकि टेनी जो है सक्रिय प्रचार में नहीं कहीं पर दिखाई पड़े थे। तो जो सभी 8 सीटें हैं वो अभी भाजपा के पास है और ये सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर नज़र बिल्कुल आ रही शिवानगी। और अब से चूंकि कुछ ही वक्त बचा है जब मतदान शुरू होगा, मौसम सर्द है लेकिन जिस तरह से वक्त बीतेगा ऐसा अनुमान है कि मतदान प्रतिशत के साथ मौसम में भी सुधार होगा। शिवानगी जी बिल्कुल। देखिए पीलीभीत से हमारे सहयोगी हरिपाल भी जुड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर भी आज जो है वो वोटिंग प्रक्रिया 4 विधानसभा सीटों को लेकर शुरू हो रही है। अब हरिपाल, वहां पर इस वक्त पोलिंग बूथ किस हद तक तैयार हो चुके हैं और वहां पर किस तरीके से तैयारी भी वोटिंग प्रक्रिया को लेकर चल रही है? देखिए बिल्कुल सुनाएंगे। अब तो बताऊं कि पीलीभीत में 4 विधानसभाएं, इस वक्त हम शहर के एक बूथ पर खड़े हैं जो एक सरकारी स्कूल में बनाया गया। यहाँ पर अगर पोलिंग की बात करें तो तमाम जो पार्टियां, पोलिंग की कर्मचारी, अधिकारी है, पुलिस है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और कुछ ही समय में यानी कि ठीक 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग पीलीभीत में 14,46,951 जो मतदाता है वो आज 44 उम्मीदवारों का जो फैसला करेंगे, की किस्मत को फैसला करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको बताऊं कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिले में लगभग 14 जोन और 106 सेक्टरों में जिले को बांटा गया है और टोटल अगर बात करें तो पूरे जिले में 969 मतदान केंद्र बनाए गए जिसमें 1635 बूथों पर मतदान होना है। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें ठीक 7 बजे जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और मतदान की प्रक्रिया जो वो शुरू हो जाएगी। और अगर सीटों की बात करें तो पीलीभीत में 2017 की अगर बात करें तो 2017 में जिस तरह से 4 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा कर परचम लहराया था, ठीक उसी तरह 2012 की बात करें तो 2012 में पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन 2017 में भाजपा ने सपा को पटकनी देकर 4 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस बार जो मुकाबला वो बेहद दिलचस्प है। अगर हॉट सीट की बात करें तो बरखेड़ा से पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा जो समाजवादी पार्टी के और वहां से भाजपा से स्वामी प्रवक्तानंद, दोनों में कड़ा मुकाबला है। तमाम ऐसी सीटें जहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस बार भी देखने वाली बात होगी कि जनता और जो मतदाता है वो किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना बहुमत देंगे और किसको विजय श्री का लक्ष्य पहनाएंगे। जी शिवांगी। और अब चलेंगे सीधे रोहित के पास। रोहित, देखिए रायबरेली सीट पर पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी लेकिन अब वो दोनों ही कांग्रेस के विधायक बीजेपी की पाली में चले गए, यानी कांग्रेस के पास इस बार रायबरेली में कुछ भी नहीं बचा बल्कि उन्हीं का गढ़ है। तो ऐसे में इस बार कांग्रेस कितनी टक्कर दे पा रही है बीजेपी को? हालांकि टक्कर सपा बीजेपी की कही जा रही है लेकिन कांग्रेस का तो गढ़ है वहां पर। देखिए निश्चित रूप से एक जमाने में कांग्रेस का बहुत ही मजबूत गढ़ हुआ करता था और आज भी यदि हम कहें तो पूरे प्रदेश में कहीं से अगर कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचती है तो वो क्षेत्र है रायबरेली। लेकिन जिस तरीके से अगर पिछले हम 7-8 महीने की घटनाक्रम देखें तो यहाँ की जो मुख्य चेहरा अदिति सिंह हुआ करती थी वो भी पाला बदल ली और भारतीय जनता पार्टी में चली गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो मैदान में है और कांग्रेस को ही सीधी चुनौती दे रही। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए और जो एक चिराग जो कांग्रेस का कहीं न कहीं मतदान के रूप में
कहीं दिखता है, जगमगाता हुआ, टिमटिमाता हुआ दिखता है, तो वो रायबरेली का ही एरिया है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दो ही एक प्रमुख गढ़ हुआ करते थे। अमेठी का क्या हालत हुआ वो सर्वविदित है। ले देखिए, क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ से हैं, इंदिरा गांधी के जमाने से ये सीट चली आ रही है। इससे पहले फिरोज गांधी भी यहाँ से लड़ते थे। तो एक बड़ी पूरी कांग्रेस, नेहरू खानदान की पूरी पीढ़ी जो है यहाँ से चुनावी वैतरणी पार करती रही है। लेकिन अभी हालात बड़े खस्ता हो चले हैं। जिस तरीके से उनके ही पार्टी से जीते हुए विधायकों ने पाला बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को ये दिखाने के लिए एक अच्छा अवसर है। अब इसमें कितना सफल हो पाती है तो बाद में पता चलेगा कि भले ही पार्टी ने पाला बदल लिया हो प्रत्याशी ने, लेकिन अभी भी यदि ये जनता कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस को पसंद करती है, कांग्रेस के समय में जो भी यहाँ पे इस इलाके में कार्य हुए हैं, अगर उसका जनता एहसान मानती है और पसंद करती है, तो कांग्रेस की जो बोनी है इस एरिया से कहीं न कहीं से होगी। लेकिन यह लोकतंत्र है, जनता है, जनता भी अब खेल खेलती है। जिस तरीके से नेता खेल खेलते हैं, जनता भी खेल खेलती है। उसे पता है कब किसको मैदान में उतार के अपने लिए, अपने पहलवान के रूप में उतारना है, किसको अपना प्रतिनिधि बनाना है। ये खुद नेता भी नहीं समझ पाते हैं, जनता वो खेल कर देती है। अब पिछले 2-4 चुनावों की यदि बात करें तो फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। अब जनता वो खेल खेलती है, तो आज भी जनता 7 बजे से खेल खेलना शुरू करेगी और उसका जो परिणाम है वो 10 मार्च को देखेगा। तब पता चलेगा कि कांग्रेस की कितनी प्रतिष्ठा बच पाई है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के लोगों को अपने पाले में करके टिकट दिया है तो उसको जनता ने कितना एक्सेप्ट किया है, या फिर समाजवादी पार्टी का जो एक प्रभाव है इस एरिया में, खासकर जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे हैं, ऊंचा हाथ से लड़ रहे हैं, मनोज पांडे, तो ये सब सारी चीजें हैं। ये जनता अपना खेल खेलेगी और 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता ने वाकई क्या खेल खेला है। जी बिल्कुल वैद्य, देखिए यहाँ पर कांग्रेस के लिए अब अपने गढ़ को वापस पाने के लिए मौका होगा। कैसे कांग्रेस यहाँ पर लड़ाई फाइट करती है वो देखना होगा 10 मार्च को। फिलहाल अब हम अभिषेक के पास चलेंगे, लखनऊ से अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, लखनऊ तो बीजेपी के लिए लकी चार्म रहा है, क्योंकि यूपी का रास्ता तो लखनऊ से ही जाता है, और ऐसे में जब लखनऊ के चुनाव हो तो बीजेपी की टक्कर में क्या कोई पार्टी अभी आपको नजर आ रही है? देखिए, लखनऊ तो बीजेपी का होम टर्फ है, गढ़ रहा है। कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो परंपरागत रूप से सारी सीटें बीजेपी के ही खाते में आती रही हैं। लखनऊ मध्य में हमने देखा था पिछली बार कांटे की टक्कर थी। ब्रजेश पाठक दूसरी पार्टी से आए थे, लेकिन यहाँ पर चुनाव जीते, कम अंतर से जीते, लेकिन चुनाव जीते और उसके बाद सरकार में मंत्री बने। इस बार परिस्थितियां बदली हैं, हालात बदले हैं, तो कुछ सीटों पर बदलाव किया गया। लखनऊ मध्य में, जहां पर जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, लखनऊ मध्य विधानसभा में आता है, यहां भी बदलाव किया गया है। रजनीश गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको लाया गया है। इस इलाके से वो भली भांति परिचित हैं, क्योंकि नगर निगम में भी वो काम कर चुके हैं, बतौर पार्षद काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको लाया गया है। स्थानीय चेहरे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बाकी सीटों की भी बात कर ली जाए तो कमोबेश बीजेपी के लिए स्थितियां आदर्श रही हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, ये माना जाता है। लखनऊ एक गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी का अपना वोट बैंक है, बीजेपी के अपने वोटर हैं जो समय के साथ जुड़े हुए हैं। आपको याद है कि 91 से लगातार यहाँ पर बीजेपी ने अपने लोगों को जोड़ के रखा है, तो यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। लखनऊ में 9 में से जो 5 शहरी सीटें हैं जो शहर के अंदर में है, अगर ग्रामीण इलाकों की कुछ सीटों की बात कर ली जाए तो वहां पर यह माना जाता है कि ग्रामीण परिवेश की वजह से कुछ कांटे की टक्कर दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल मुकाबला बाइपोलर है, इसलिए ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। केक वॉक तो बिल्कुल भी नहीं किसी के लिए होगा। कम से कम लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अपने आप को कंफर्ट जोन में लाती है, लेकिन अगर लखनऊ से बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर ये दूसरी पार्टियों के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है। बिल्कुल अभिषेक कोटके, अब चलेंगे सीधे पीलीभीत, वहां से हमारे सहयोगी हरपाल जुड़े हुए हैं। हरपाल, 3 दशकों तक कांग्रेस का राज रहा पीलीभीत में, लेकिन अब यहां पर समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। 2 नेशनल पार्टी और 2 रीजनल पार्टी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकती पूरे दमखम से दिख रही हैं। तो ऐसे में अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो पीलीभीत में अभी फिलहाल बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा जमा कर बैठी है, कांग्रेस का 3 दशकों तक यहां पर कब्जा रहा है। तो इन दोनों पार्टियों की कैसी फाइट यहां पर पीलीभीत की 4 सीटों पर है? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि जिस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना पूरी तरह से जो कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड था वो खो चुकी है, और कांग्रेस का पीलीभीत में अब जो पहले जनाधार था वो कहीं नजर पूरी तरह से नहीं आता हुआ दिख पा रहा है।
यहाँ पीलीभीत में 4 सीटों की बात करें, 4 सीटों में कांग्रेस का कहीं भी कोई आता पता नहीं है, कहीं किसी से कोई फाइट नहीं है। मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा से है। और आपको बताएं कि अगर शहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता और जो कुर्मी मतदाता है वो काफी निर्णायक भूमिका में हर बार निभाता है। और तो यही दो कम्युनिटी के जो लोग हैं, यही हर बार जिस प्रत्याशी के ऊपर आशीर्वाद रखते हैं वो उसको अपना विधायक चुन करके लखनऊ भेजने का काम करते हैं। बरखेड़ा की बात करें तो बरखेड़ा में लोधी किसान बाहुल है, तकरीबन 1,10,000 है, तो वहां भी लोधी किसान के ऊपर ही तमाम जो समीकरण है वो निर्भर होते हैं, और जिसके लोधी किसान आशीर्वाद देते हैं वो उसी को विधायक बनाने का जनता काम करती है। इसी तरह से अलग अलग सीटों पे अलग अलग मतदाता, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग जाति के लोग निर्णायक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि यहाँ पर भाजपा के सांसद वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी लगातार सांसद रही, भाजपा का गढ़ माना जाता है। इसी वजह से शायद 2019 में भाजपा ने चारों सीटों पर अपना परचम लहराकर कब्जा किया था। लेकिन 2012 की अगर हम लोग बात करें, 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें, बरखेड़ा, शहर और पूरनपुर, तीनों सीटों पर कब्जा करके उस इतिहास को पलट दिया था पूरी तरह से। और ठीक 2012 के इतिहास को भाजपा ने 2019 में बदल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार 2022 में देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी अपने खोए कुनबे को वापस ले पाएगी या फिर भाजपा जिस पोजीशन में है उसको बरकरार रखने में कितना कामयाब रहेगी। बिल्कुल, देखिए हरपाल आपको रोकना चाहेंगे। देखिए ब्रजेश पाठक पूजा करते